नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो मालगुडी डेज़ की हम 24 शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम मालगुडी डेज़ की 25 शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है नागा यानी कि नाग। तो ये देखने वाले हैं, बिना देरी के वे स्टार्ट करते हैं 25वीं शॉर्ट स्टोरी। तो ये एक कहानी है एक नाग की, मतलब एक नाग की क्या, जो वो जो रखते हैं ना, सपेरे रहते हैं जो कि नाक को टोकरी में रख कर अपना करतब दिखाते हैं। तो उसकी है कि एक लड़का रहता है। तो लड़का है ना, सांप से कहता है कि नाग देवता, मैं चाहता हूँ कि, मतलब वो टोकरी में रखा रहता है सांप, और सांप अब है ना काफ़ी बूढ़ा हो गया है। मतलब कि पहले उसके जो पिता थे वो उस सांप को दिखा दिखा कर पैसे कमाते थे, लेकिन अब सांप बूढ़ा हो गया है। तो वो जो उनका लड़का रहता है, तो वो कहता है कि नाग देवता, मैं चाहता था कि तुम मर जाते तो मैं तुम्हारी खाल बटुआ बनाने वाले को बेच सकता था और इस तरीके से तुम्हारा कुछ उपयोग भी होता। और अब तुम बहुत आलसी हो गए हो, अपना फन भी नहीं उठा पाते हो। अब तुम कोबरा नहीं रहे, तुम तो केचुआ हो गए हो। मैं सपेरा हूँ, तुम्हें लोगों को दिखा दिखा कर रोजी कमाता हूँ। अब मुझे बस स्टैंड पर खड़े होकर अंधे की तरह नाटक करके रोजी रोटी कमानी पड़ती है। समस्या यह है कि कोई तुम्हें देखना ही नहीं चाहता, कोई तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता, कोई तुमसे डरता ही नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है तुम जानते हो? यही कि मैं भूखा मरता हूँ। मतलब ये उस सांप से कहता है, क्योंकि सांप है ना अब बूढ़ा हो गया है और उसके पिता थे तो उस टाइम पे तो वो जवान था, मतलब सांप इतना बूढ़ा नहीं था। और अब बूढ़ा हो गया है तो कोई उसे देखना नहीं चाहता क्योंकि वो सुस्त से पड़ा रहता है। लड़का है ना, जब भी सड़क पर निकलता तो पड़ोसी से भगाने की कोशिश करते थे। उसने ना ये सब कुछ अपने पिता के साथ भी होता देखा था, लेकिन उसके पिता है ना, इन सब के बावजूद भी सीढ़ियों पर चढ़ जाते, बेशर्मी की तरह अपना काम शुरू कर देते, थैले में से बीन निकाल कर बजाने लग जाते, घुमा घुमा कर बजाते रहते थे जब तक कि वो, मतलब कि आसपास के लोग चुप होकर उनको सुनने ना लग जाएं, वो बीन सुनने नहीं लग जाएं। और फिर उस लड़की के पिता बोलना शुरू करते, भगवान शिव जी मेरे सपने में प्रकट होए गए थे और बोले कि मेरी है ना जो बाम्बी है वहाँ जाओ और उसमें जो छेद है उसमें अपना हाथ डालो। आप जानते हो भैया, शिव जी सांपों के देवता हैं जिन्हें वे अपनी जटाओं में लिपट कर रखते हैं, जिनका फन यानी सांप का फन है ना, उनका मुकुट है। और हाँ, भगवान विष्णु जी भी आदिशेष देवता हैं जिनके हजारों फनों पर यह सृष्टि टिकी है। ऐसे मतलब उसके पिता ना लोगों से बातें कहते हैं। और देवी पार्वती जी की बाहें भी उन पर छोटे छोटे सांप लिपटे हुए हैं। हम जानते हैं कि अपने देवी देवताओं से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं हम। इस प्रकार सांप देवी देवताओं की गेंद हैं, जेवर हैं, ये कोई मामूली प्राणी नहीं है। तो मैंने शिव भगवान की आज्ञा मान ली और आधी रात को जाकर सांप देवता की बांबी में अपना हाथ डाल दिया। ये सब सुनकर जो वो दर्शक रहते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुमको सांप ने नहीं काटा? तो वो कहते हैं हाँ कि मैं ज़रूर काटा, लेकिन देख रहे हो ना मुझे तुम, जिंदा जिंदा हूँ मैं। भगवान शिव ने मुझे आज्ञा दी कि पुराने किले की दीवार पर जो जड़ी बूटी उग रही है ना, उसे ले आओ। और उस बूटी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, भले आप मुझे हज़ारों रुपए दो तब भी मैं नहीं बताऊंगा। फिर लोग बाग उससे उनसे पूछते कि इस बूटी से तुमने क्या किया? तो उसके पिता कहते कि मैंने उसे चबा लिया, फिर कोई जहर ऐसा नहीं जो मुझ पर असर करे। मैं टोकरी में, ये जो टोकरी में बैठा है भयंकर सांप, मेरी बाहों को ऐसे चूमने लगा जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ की छाती को चूमता हो। ऐसी लंबी लंबी फेंकते वो। लेकिन मैं हंसता रहा, फिर उसे खींच कर निकाल लिया। फिर पत्थर मारकर उसके जहर के दांत तोड़ दिए मैंने, जिसके कारण ये बहुत परेशान हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी इसे समझ आ गया था कि मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ। और फिर उसने कोई तकलीफ़ ही नहीं दी। आखिरकार सांप होता क्या है? वो होता है जो बड़ी महान आत्मा जो इस दुनिया में तप कर रहा है और फिर वापस स्वर्ग में चला जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये थी नागों की कहानी। ऐसी कहानियाँ वो लोग बागों को सुनाते। जब ये लड़का चलना शुरू कर दिया था इसने, तो जब से ये अपने पिता के साथ ही रहा और वो जब 10 साल का हुआ तब पिता ने उसे सही ढंग से नाग को खिलाना और लोगों के सामने प्रदर्शित करने का सब कुछ काम सिखा दिया था। उसके पिता अक्सर उससे कहते थे कि नाग को हमें हमेशा 2 अंडे जरूर देना चाहिए, मतलब उसको खाने में 2 अंडे जरूर देना चाहिए। और किसी दिन है ना कि जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो अपना सारा जहर एक खूबसूरत मणि के रूप में उगल देगा जो तुम्हारे पास होगी और तुम राजा बन जाओगे। ऐसा उसके पापा उसको कहते। एक दिन लड़का है ना, मतलब घर के बाहर एक
इमली के पेड़ पर बंदर को उछलते हुए देखता है। अब उसे देखते हुए पता ही नहीं चलता कि कब उसके पिता आ गए, और उसके पिता उसके लिए मिठाइयाँ लेकर आते हैं। और मतलब कि वो जो बंदर है ना, उसको वो देखने लग जाता है। फिर वो जो मिठाई लेकर आए थे उसके पापा, तो वो उसको है ना एक मिठाई भी देता है बंदर को, मतलब पेड़ पे जाके और मिठाई रख देता है। और वो बंदर तो उस मिठाई को नहीं उठाता, लेकिन वहाँ जो एक वो रहता है कौवा, तो वो कौवा मिठाई को उठाकर ले जाता है। और फिर वो है ना उसको कहता है कि मतलब लड़का बंदर से कहता है कि वो इमली खाता रहता है बंदर, कि एक इमली मुझे भी दो। तो उसके पिता कर कहते हैं कि किसी से दोस्ती करने का ये ढंग ठीक नहीं है, तुम उससे कुछ खाने के लिए मांगो मती, बल्कि उसको कुछ खिलाओ। तो ऐसा वो उसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाने लग जाता है। उसने मिठाई भी खिलाई उसको। और फिर उसके पिता ने कहा कि तुम है ना अगर इसको बंदर बंदर कह के बुलाओगे तो ये नाराज़ हो जाएगा। तो उसने ना उसका नाम रख दिया राम। अब याद रखना है कि उस लड़के ने बंदर का नाम क्या रखा था। तो लड़के ने बंदर का नाम राम रखा था। उसने कहा कि राम ये लो, ये खाओ, अपनी अपनी मतलब नई नई चीज़ उसको खिलाने लगा। और जब वो कौवा है ना वो मिठाई उठा कर ले गया था ना, तो उसने गाली दी, लड़के ने एक गाली दी। तो पिता ने इसको डांटा कि तुमने गाली कहाँ से सीख लिए, गालियाँ दोगे ना तो ये बंदर भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। और फिर थोड़ी सी देर बाद क्या है, उस लड़के के पिता ने उस बंदर को पकड़ लिया, मतलब उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, और फिर उस बंदर को पाल लिया। अब वो 15 दिन तक है ना वो जो उसके पिता थे यानी सपेरा, बंदर को डांट कर पुचकार कर और खिलाकर भूखे रख कर सब तरीके से ना उसको सिखाता रहा कि अब तुम्हें क्या करना है। पहली बात तो उसको सिखाई कि किसी को भी काटना नहीं है। दूसरी बात ये सिखाई कि ज़िंदगी का उद्देश्य मालिक के इशारों के अनुसार खेल दिखाकर खुश रखना है। मालिक के इशारे पर वह रामायण के बंदर देवता हनुमान जी की तरह पूंछ में आग लगाकर रावण की लंका में आग लगाने का नाटक करता, गांव की बहू की तरह सिर पर चलाकर दांत निकालकर अपनी दुल्हन को रिझाता है, और लंबे बांस पर चढ़कर उछलता कूदता नाचता खो खो करके बच्चों को डराता। जब राम तमाशा दिखाने लायक सीख गया, तब उसका मालिक उसे अपने दोस्त की एक दर्जी के पास ले गया और उसके पास उसकी नाप की एक फ़्रॉक सिलवा दी, कपड़ा मतलब उसके लिए, जिसमें पीछे से उसकी पूंछ लटकती रहती थी, और एक जोकर नुमा टोपी जो कि उसकी ठोड़ी पर इस तरह से लगी रहती थी कि सिर से उतर न जाए और उस पर चिपकी रहे। पहले तो बंदर को ये पोशाक पसंद नहीं आई, और फिर वह इसे झटक कर उतारने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा करते ही उसको एक छड़ी पड़ती, मतलब छड़ी की मार पड़ती उसके ऊपर, जिससे वो समझ गया कि दिन भर इसको पहने रहना है। शाम को जब मालिक घर आकर उसके कपड़े उतारता तो उसे थोड़ा बहुत आराम मिलता। इस खुशी में वो खूब उछलता कूदता। मतलब कि ना वो जो सपेरा था ना, उस सपेरे ने उस बंदर को पकड़ लिया। वो पहले तो केवल सांप ही दिखाता था, लेकिन अब वो क्या करने लग गया कि उस बंदर को भी उसने इतना ट्रेंड कर दिया, उसको डरा कर धमका कर और भूखा रख कर, कि अब उसका भी वो नाटक दिखाने लगा। अब इनसे ना मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग गए थे। बंदर को दिखा दिखा कर, बंदर का डांस वो करतब दिखा दिखा कर बहुत सारे पैसे कमाने लग गए थे। बंदर बहुत ही शांत और समझदार था। एक रात मतलब कि क्या हुआ कि जब वो बाजार में करतब दिखाकर और दोनों बाप बेटे घर लौट रहे होते, तो अक्सर है ना उसके पिता उससे कहते कि मेरे सिर में दर्द है और तुम घर चलो, मैं दवा लेकर आ जाऊंगा। ऐसा करके वो अक्सर है ना उसको छोड़कर और खुद कहीं चले जाते और बेटे को घर पर भेज देते, और फिर देर रात तक लौटते। इस वक्त बेटे को पिता से डर महसूस होता। वह कील से बंदर को बांधकर चटाई पर लेट जाता और सोने की कोशिश करता। पिता लौटकर लात से उसे उठाते और चिल्लाते कि उठ सुअर, तेरा बाप कमाई करके भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन तू सो रहा है, पड़ा है। लड़का बेचारा चुपचाप सुनता रहता। एक रात लड़का सचमुच गहरी नींद में सो गया, और सवेरे जब उठा तो पाया कि बाप वहाँ से हमेशा के लिए चला गया है। उसका बाप बंदर भी गायब था। लड़का रोने लगा। वह बंदर को ले गया होगा, उसने सोचा। वह बाहर निकलकर जोर जोर से बप्पा बप्पा चिल्लाया। फिर झोपड़ी में घुसकर देखा तो पाया कि नाक का टोकरा कोने में उसी तरह रखा है, लेकिन वह बंदर नहीं है। टोकरे के ढक्कन पर कुछ पैसे रखे थे। यह देखकर वो थोड़ा खुश हुआ और गिनकर देखे तो वो 80 पैसे थे।
अब लड़के ने सोच लिया था कि अब उसके पिता कभी भी वापस नहीं आएंगे, और अब वो बच्चा न रहकर बड़ा हो गया था क्योंकि अब वो ही बचा था घर में। 80 पैसे देखकर वो खुश हो गया था कि अब मैं अमीर हो गया हूँ। उसको कुछ भूख भी लगती है तो कुछ लाने के लिए भी सोचता है, लेकिन कि अगर मेरे पिता आ गए तो मुझे वो ज़रूर मारेंगे, ऐसा वो सोचता है और कुछ नहीं लाता है। अब वो क्या है कि वो जो वहाँ पर बीन पड़ी थी, भाई सांप तो वहीं था, नाग तो वहीं था, लेकिन बंदर को ले गया था और बीन भी वहीं थी। तो वो है ना उसको बीन बजाने लग जाता है, और बीन की सुरीली, इतनी सुरीली आवाज़ थी कि जो आसपास के लोग थे जो वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि जितना सुंदर बाप बजाता था उतना सुंदर ही बेटा बजाता है। सब ने उसे देखा और बातचीत की। वो जो सब आदमी ना आसपास के घरों में झोपड़ियों में ही रहते थे, और ये झोपड़ियाँ उजाड़ने में ना जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी थी उसने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन एक भी सफल नहीं हुई। वे एक दिन उजाड़ दिए जाते और दूसरे दिन फिर वहीं आकर बस जाते। फिर जब म्यूनिसिपैलिटी के सदस्यों को इनके वोट देने की ताकत का पता चला तो इनके परेशान करना ही बंद कर दिया। बस जब दिल्ली से कोई नेता या अफसर इधर से गुजरता तभी इनसे कहा जाता कि उनकी नज़रों से दूर बने रहना। तब ये पार्क की दीवार के पीछे चले जाते और नेता की गाड़ी के गुजर जाने के बाद फिर अपनी झोपड़ियों में आ जाते। फिर एक औरत ने उससे पूछा कि तुम अभी तक नहीं गए, मतलब वही काम पर। तो उसने एक बहुत ही दीनहीनता से कहा कि बापा यहाँ नहीं है, मतलब उसके पापा, बप्पा कहता था वो, बप्पा यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। और वो थोड़ा सिसकने लगा, रोने लगा। औरत ने अपनी जो सिर पर डाली थी उसको उतार दिया और उसके पास बैठ गए और पूछा भूख लगी है। तो लड़के ने कहा ये पैसे हैं मेरे पास। फिर औरत ने उसे प्यार से थपथपाया, कहा बेचारा, मैं तुम्हारी माँ को जानती थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी वो, तुम्हें यहाँ इस तरह छोड़ कर बेचारी स्वर्ग चली गई। लड़के को माँ की कोई याद नहीं थी, लेकिन उसकी बात सुनकर वो ज़ोर से रोने लगा। आंखों में से जो आंसू गिरते उन्हें वह बड़े स्वाद से जीभ से चाटता जाता। अचानक औरत ने पूछा अब तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि पता नहीं क्या करूँगा, बप्पा के लौटने का इंतज़ार करूँगा और क्या। तो वो औरत कहती कि बेवकूफ़ है तू, तेरा बाप अब लौट कर कभी नहीं आएगा। तो लड़के ने सवाल किया कि वह कहाँ गए हैं। तो औरत ने कहा कि यह मत पूछ मुझसे, मैंने एक आदमी से बात की थी जिसने उसे जाते देखा था। वह सवेरे की बस में चढ़ा जो पहाड़ी की तरफ जाती है, और उसके साथ नीली साड़ी पहने वो एक, अब यहाँ पर मतलब कि वो जो प्रोस्टिट्यूट होती है ना वो थी, मतलब मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, मतलब जो रखेल टाइप की होती है तो वो थी। और फिर उसने पूछा कि और बंदर का क्या, वह भी नहीं आएगा? तो औरत ने इसका जवाब नहीं दे सकी। तभी सड़क के दूसरे किनारे से एक खोमचे वाले की आवाज़ आई जो एक बर्तन में लिए गर्मा गर्म चावल की इडली बेच रहा था। औरत ने पतली सी आवाज़ लगाकर उसे बुलाया और कहा कि इस गरीब बच्चे को दे दो, 2 इडली दे दो, ताज़ी बनी देना, कल की नहीं। तो उसने कहा कि कल की इडली तो सोने के मोल भी नहीं मिलेगी, मतलब इसके मतलब है कि सोने के मोल नहीं मिलेगी, मतलब है ही नहीं, कहाँ से दूंगा, सब ताज़ा है। तो उसने कहा कि मतलब इसे पैसे दे दो, औरत ने कहा। वह दौड़कर भीतर गया और कुछ पैसे निकाल लाया। औरत खोमचे वाले से कहने लगी इसे कुछ सस्ती देना। तो उसने गुर्रा कर पूछा कि सस्ती क्यों? फिर औरत ने कहा कि ये बहुत गरीब आदमी है। तो उस खोमचे वाले ने कहा कि गरीब तो सभी हैं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अपने कानों के ये जो बूंदे, मतलब कि वो जो कान में आभूषण पहनते ना, इनको बेचकर उसकी मदद क्यों नहीं कर देते तुम ही? मैं तुम जैसे लोगों की बातें सुनूं और सस्ता बेचने लगूं तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा। फिर उसने पैसे लिए और वो आगे निकल गया। वह तीसरी झोपड़ी तक पहुंचा होगा कि लड़के ने दोनों इडली चट कर दी, मतलब खा गया वो। एकदम मुलायम और हरी चटनी से चटपटी कितनी मज़ेदार थी। खाकर लड़के में कुछ जान आई और वह ज़िंदगी का सामने करने के लिए तैयार हो गया। फिर वो लड़का है ना उसी नीली साड़ी वाली औरत जिसके साथ उसके पिता गए थे उसके बारे में सोचने लग जाता है कि वो औरत कौन होगी। फिर उसको ध्यान आता है कि ऐसा पहले भी हुआ है कि जब सुबह सुबह वो अपने पिता के साथ काम पर जाता है तो बहुत वो घर आते ही उसे उस घर की याद आ जाती है जहाँ पे वो औरत रहती थी। कि वो घर आते ही और उसके पिता है ना उसको बोल देते हैं कि तू आगे चल, मैं अभी आता हूँ। एक बार लड़का है ना कि पीछे से उनके पीछे चला गया कि उसके पिता कहाँ जाते हैं। और उस घर का है ना गेट लगा हुआ था अंदर से, तो वो बाहर ही बैठ जाता है। जैसे गेट खुलता है तो उसके पिता घर से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते ही
उस पर चिल्लाने लग जाते कि शैतान, मैंने तुझसे कहा था ना कि सीधा चल, यहाँ क्या लेने आया है। और उसको धक्के देकर साथ में ले जाते हैं। फिर वो जब पूछता है कि ये कौन थी, तो उसके पिता उसको डांटते हैं कि सवाल मत पूछा कर मेरे से, ऐसा कहते हैं। वो उसको उस औरत की याद आ जाती है कि ये वही शैतान औरत थी जो मेरे पिता को ले गई है। और अब इसके बाद है ना, लड़का सोचने लग जाता है कि अब मुझे आगे क्या करना है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वो जो सांप था ना, वो सांप को ही वो दिखा दिखा कर अपना जीवन चलाने लगा। लड़का बड़ा होने लगा, उसकी मतलब वो छाती बड़ी होने लगी और हाइट बढ़ने लगी। लेकिन इसके उल्टा है ना, वो सांप बेचारा बूढ़ा होने लगा, बहुत सुस्त हो गया और अपना सिर भी नहीं उठा पाने लगा। बहुत ही मतलब कि दीनहीन स्थिति में वो आ गया। लोग फिर उसको देखना बंद कर देते हैं सांप को, क्योंकि वो बहुत ही अपना सिर भी नहीं उठा पाता था, बस अधमरे की तरह पड़ा रहता था। लड़का सोचता है कि मैं इसके लिए क्या करूं। वो सोचता है कि मैं एक बंदर को पकड़ूं और उसको ट्रेंड करूं, क्योंकि उसने अपने पिता से सीख लिया था कि कैसे बंदर को पकड़कर उसको ट्रेंड किया जाता है। तो सोचता है कि मैं बंदर को पकड़ूं और ट्रेंड करूं, फिर मैं उसको अपने कंधे पर बिठा कर महल में ले जा सकता हूं। इसके बाद बंदर को अपने पास रखूँगा और कोई और दूसरा काम करूँगा। स्टेशन पर कुली बन जाऊँगा, रेलगाड़ियों को आते जाते देखकर उसको कितना अच्छा लगेगा। हो सकता है कि एक दिन किसी गाड़ी में बैठकर वो बड़ी दुनिया देखने भी चला जाए। लेकिन पहला काम था कि इस नाक से छुटकारा पाना, क्योंकि ये जो बूढ़ा हो गया था और अब इसके लिए ना वो दूध और अंडे का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। तो पहले तो इसके से छुटकारा पाऊँ और फिर वापस देखूं कि मुझे क्या काम धंधा करना है, बंदर पकड़ना है या फिर मुझे और क्या काम धंधा करना है, ऐसा वो सोचता है। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो नाग को है ना एक जंगल में छोड़ देगा, ताकि वो वहीं पर फिर अपना अंतिम समय बिताए और उसको भी छुटकारा मिल जाएगा नाग से। तो है ना, उस नाग को नदी के किनारे किनारे काफ़ी दूर ले गया, जहाँ बिल्कुल शांति थी और सांप है ना आराम से रह सकता था, जहाँ उसे देखने और मारने वाला भी कोई नहीं था। नलप्पा की झाड़ी नामक एक झाड़ी थी। तो नलप्पा की झाड़ी इस एकांत में बहुत सी छोटी मोटी पहाड़ियाँ और चींटियों के बिल थे। सांप से उसने कहा कि यहाँ तुम अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मज़े से रह सकते हो। वे सब तुमसे मिलकर बड़े खुश होंगे, मतलब कि इस जंगल में तुम बहुत से सांप मिलेंगे तुम्हें। अब अपने घर में रहकर ज़िंदगी बिताओ और मुझे भूल जाना। अब तुम मेरे लिए बेकार हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मेरे पिता पता नहीं कहाँ चले गए, वे तुम्हें तब तक अपने पास रखते जब तक तुम्हारे पंख नहीं निकल आते। लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। पंख नहीं निकल आते मतलब कि इसके पिता ने एक बार इससे कहा था कि सांप है ना जब बूढ़ा हो जाएगा ना तो इसके पंख निकल आएंगे और बस ये हवा में उड़ जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। ये कहकर लड़के ने ढक्कन खोला और नाक को निकालकर स्वतंत्र छोड़ दिया। थोड़ी देर वह चुप पड़ा रहा, फिर उसने सिर उठाया, चारों तरफ देखा और धीरे से चलने लगा। कुछ गज दूर जाकर रुका और पीछे मुड़कर अपने पुराने घर यानी कि वो टोकरे की तरफ देखने लगा। लड़के ने यह देखकर टोकरी उठाई और सांप से दूर फेंक दी, मतलब सांप से दूर फेंक दी ताकि वो यहाँ पर पहुँच नहीं सके। और ये कहकर उसने सांप को एक बाम्बी की तरफ मोड़ दिया और जितनी तेजी से हो सकता था ना विरोधी दिशा में भागने लगा, खुद भागने लगा, क्योंकि सांप जब तक उसको देखता रहता तो वो कहीं भी नहीं जाता। तो भागने लगा। फिर कुछ दूर पहुंचकर वह रुका और एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखने लगा। नाग ना वो जो बाम्बी की ढलान पर पहुंच गया था। बाम्बी मतलब जानते हो ना आप कि आप बाम्बी क्या होती है। वो जो जंगलों में गार का एक ढेर रहता है, उसमें छेद रहते हैं जिसके अंदर सांप रहता है, उसको बाम्बी बोलते हैं। तो लड़के को विश्वास था कि इस बाम्बी के छेद में पहुंचकर सांप उसमें जरूर घुस जाएगा और उसकी ज़िंदगी के लिए हमेशा से गायब हो जाएगा। नाग आधी दूर तक ऊपर चढ़ा, हिचकिचाकर रुका, फिर वापस मुड़ा और उसकी दिशा में दौड़ने लगा। लड़का चिल्लाया, अरे तुम अपनी दुनिया में वापस क्यों नहीं जाते? अब यहाँ क्यों आ रहे हो? मुझे अब अपने घर जाने दो। ऐसा वो लड़का चिल्लाता है। ये कह रहा था वो नलप्पा की झाड़ी पार करने के लिए दौड़ने लगा। कुछ देर सांस रोक लेने को रुका। यहाँ से उसने देखा कि नाग सूरज की रोशनी में चांदी की रिबन की तरह चमकता मैदान पार कर रहा है, मतलब वो चमक रहा है सांप रोशनी से। लड़का आखिरी विदा करने के लिए रुका, लेकिन आसमान की तरफ देखते ही उसने पाया कि एक सफ़ेद रंग की एक पतंग जैसी वहाँ कुछ उड़ रही है। फिर उसने देखा कि ये तो गरुड़ है। उसने आश्चर्य से भरकर कहा कि गरुड़ भगवान विष्णु के अवतार हैं और पवित्र पक्षी माने जाते हैं। उसने आंखें बंद कर दी और देवता
देवता की प्रार्थना की और कहा कि मैं जानता हूँ कि आप देवता हैं, लेकिन आप सांपों को खाते हैं। मतलब गरुड़ है ना, सांपों को खाते हैं। तो कहता है कि सांपों की खाते हैं, मुझे पता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे नाक को आप छोड़ दें, उसको ना खाएं। उसने आंखें खोल ली तो देखा कि पतंग की ओर नीचे पहुंच गई है। मतलब वो गरुड़ और नीचे पहुंच गया है और उसकी छाया नाक के बिल्कुल पास तक पहुंचती जा रही है। वह चीखा, मैं जानता हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है, मतलब सांप को खाना। गरुड़ जब उसके एकदम पास आ जाएगा तब एक झपट्टा मारकर बेवकूफ़ नाग को, जो बाम्बी के भीतर नहीं जा रहा है, अपने पंजों में पकड़ लेगा और फिर उसे अपनी रात्रि भोजन के लिए उड़ाकर ले जाएगा। ऐसा वो सोचने लग जाता है कि अब तो ये होगा। ये देखकर लड़का तेजी से वापस लौटा और टोकरी को उठाकर नाग के पास ले आया, जिसे देखकर नाग फिर आराम से उसमें इस प्रकार से जा बैठा जिसे लंबी यात्रा के बाद थका मादा वापस आया। मतलब वापस उसी टोकरी में आ गया वो। अब नाग झोपड़ी के उसी कोने में फिर आ गया था। बेचारा वो लड़का तो उसको छोड़ने गया था, ये भाई आराम से जंगल में रहेगा अब, और वो सांप वापस टोकरी में आ गया। लड़का उसे देखकर कहने लगा कि अब अगर तुम बहुत जल्द अपने पंख नहीं उगा लेते, यानी खुद ही ख़त्म नहीं हो जाते, तो तुम्हें डंडे के वार का सामना करना पड़ेगा, जैसा सभी नागों के साथ होता है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूंगा। मैं तो रेलवे स्टेशन काम करने चला जाऊंगा और मेरे पीछे तुम टोकरी से बाहर निकले तो तुम्हें किसी के डंडे का शिकार होना पड़ेगा, और फिर मुझसे शिकायत मत करना। और इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी नंबर 25। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।